एक्सप्लेन कि उस दिन हुआ क्या था जिस दिन निम्सदाई से ब्रॉड पीक पे जा रहे थे? कैंप 2 से नीचे बात हुई है, उसकी जो ऑडियो रिलीज़ हुई है वो मैंने सुनी थी। उसमें उन्होंने बताया था तो मुझे ऑन द वे क्रॉस हुए, मैंने उनसे बात की। निम्सदाई बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन वो जो ब्रॉड पीक है इट इज़ डेडलीस्ट और वहाँ पे स्नोफॉल एंड ऑल चालू था जो सीज़न में नहीं होता है। व्हेन दे स्टार्टेड असेंडिंग टुवर्ड्स कैंप 3 और अचानक से एवलांच आया और उस एवलांच में वो सब लोग दब गए। ही इज़ वेरी काम एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन, बट कई बार तो हमारे पास फूड नहीं है, हमारे पास पानी भी ख़त्म हो रहा है, बट देन ऑल्सो वी हैव टू सर्वाइव एंड सर्वाइव ऑन अ आइस पैच। जिस आइस के पीस पे मैं खड़ी थी वहाँ पे, वो आइस पीस टूट के क्रेवास में नीचे चला गया। जैसे उजाला हुआ, सामने डेड बॉडी आई, तो मैं खुद एक मोमेंट पे कुछ सेकंड्स के लिए मैं फ्रीज हो गई। बैठने के बाद जब उनको नींद आ गई, उनको पता नहीं लगा कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर कब ख़त्म हो गया। तो मेरे को भी मेरी मदर को ये बोल के जाना पड़ा कि मम्मी कुछ भी हो सकता है, बस भगवान से प्रे करना कि मैं सही सलामत वापस आऊँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना भी आऊँ। Today's episode is dedicated to a true mountaineering legend, a man who redefined the meaning of impossible. He climbed 52 times 8,000 meter peaks, which in itself a record. Did Binda K2 summit, climbed all the 14 peaks in just 6 months and 6 days, and many more. The mountaineering legend, pride of Nepalese community, Mr. Nirmal Purja, fondly known as Nims-Dai. His tragic loss in an avalanche on Broad Peak marks one of the most heartbreaking moments in the history of mountaineering. His legacy, however, continues to guide and inspire, a reminder that greatness is built on courage, vision, and will to rise above every challenge. As the famous saying goes, giving up is not in the blood, sir. In today's conversation, we bring you an episode that explores as a profound reality of life above 8,000 meters. Joining us today is an extraordinary individual whose journey reflects strength, purpose, and an unwavering commitment to chasing the impossible. She submitted Mount Everest in 2023, a feat that demands not only physical endurance but exceptional mental strength and clarity under the most extreme conditions on Earth. She went on to the cycle from Vadodara to London in 2024, a remarkable journey of determination and vision. As a TEDx speaker and the driving force behind Pedal to Plant 2025, a cycling expedition from Arunachal Pradesh to Gujarat, she continues to create impact far beyond the mountains. We invite you to listen closely, reflect deeply, and be inspired. This is Life Above 8,000 Meters. Welcome, Ma. Welcome to our podcast. As we are dedicating this podcast to the legendary mountaineer, Mr. Nirmal Purja, fondly known as Nims-Dai. Basically, what is an avalanche? मतलब ऐसा क्या है ऐसे avalanche में कि इतने experienced mountaineer भी इतने बड़े कह सकते हैं कि avalanche को भी survive नहीं कर पाए? एवलांच मतलब कि पूरा एक आइस या स्नो का जो पैच है माउंटेन पे से, वो पूरा का पूरा आता है और वो उसमें जो कुछ भी आता है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है। एवलांच भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक्सपीरियंस होने के बाद भी, आपको टेक्निक्स पता होने के बाद भी सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल। अगर वो हार्ड स्नो का या आइस का एवलांच है, ओल्ड स्नो का, तो उसमें सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल। सॉफ्ट स्नो का एवलांच है तो आप जो टेक्निक्स हम माउंटेनियरिंग के जो कोर्सेज करते हैं उसमें टेक्निक्स सिखाई जाती है, तो आप उन टेक्निक्स से कुछ हद तक बच सकते हो, एक टाइम पीरियड तक बच सकते हो। बट अगर हार्ड स्नो का है तो उसमें एवलांच मतलब कि जो कुछ भी उसके बीच में आएगा, ट्रिगर के लिए कुछ एक छोटा सा भी वाइब्रेशन होता है ना, वो इनफ है पूरे एवलांच को ट्रिगर करने के लिए। और एवलांच डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडियंट ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर एंगल, जो स्लोप का एंगल है वो कम है तो यू कैन सर्वाइव, एवलांच की स्पीड कम होगी। बट जैसे जैसे ग्रेडियंट बढ़ता है एवलांच की स्पीड भी बढ़ जाती है, और जब वो पहले आता है तो उसके साथ एक एयर प्रेशर आता है और उसके बाद पूरा का पूरा स्नो, आइस जो भी है वो पूरा साथ में आता है। तो उसके बीच में पत्थर है, पेड़ है, जो कुछ भी होगा सब कुछ
तहस-नहस हो जाता है जब तक वो एक फ्लैट पोर्शन तक नहीं पहुँचता। तो एवलांच बहुत ही डेडलीएस्ट थिंग है। और जैसे आपने बात किया निम्स दाई की, निम्स दाई बहुत एक्सपीरियंस थे, लेकिन वो जो ब्रॉड पीक है, इट इज़ डेडलीएस्ट। और वहाँ पे ये जो एवलांच आया था, इसमें जितने भी लोग थे, एक भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाया जो एवलांच में फँसे थे, तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया बिकॉज़ ऑफ द सेम रीज़न। मैम बट एवलांच अगर कोई भी माउंटेनियर जा रहा है, इंडिविजुअल जा रहा है ऊपर, सो क्या ऐसा मतलब कोई ऑप्शन है जिसे पता है, आई मीन कोई जो भी चढ़ रहा है उसको पता होता है, या फिर कोई ऐसा गैजेट है जिसकी वजह से पता लगे कि अब आने वाला है या फिर आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवलांच को एक ट्रिगर चाहिए सिर्फ़, और वो ट्रिगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ वहाँ पे नॉइज़ करें या कुछ मतलब गिर गया। एक छोटा-सा आपका स्टेप भी उसको ट्रिगर कर सकता है, या छोटा-सा ऊपर से कुछ ऐसे हल्का-सा छोटा पत्थर भी गिरा तो वो भी उससे भी ट्रिगर, एक छोटे से पत्थर से भी वो ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगरिंग के लिए उसको सिर्फ़ एक वाइब्रेशन चाहिए। वो वाइब्रेशन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बट एवलांच जो डेंजरस होता है वो उसके ग्रेडिएंट पे और उसके स्नो की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके। एंड ऐसा कोई चांस है इवन, कोई ऐसा चांस जिसकी वजह से आई मीन एवलांच में बचा जा सके, जो भी इंडिविजुअल अगर उधर हैं तो? हाँ, उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग खुद को सेव कर सकते हैं। अगर उस टेक्निक से हम लोग, जब एवलांच आ रहा है, हम उस टेक्निक से बैठ जाएँ, खुद को हाइड कर लें, तो उनसे हम सेव कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि एवलांच किस टाइप का है और कितनी स्पीड से आ रहा है, उस पे भी डिपेंड करता है। हर एक चीज़ सिर्फ़ हमारी टेक्निक्स पे डिपेंड नहीं करती हैं कि जो हमने टेक्निक सीखी, अगर हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट यूज़फुल। अगर एवलांच बहुत ही हार्श है और हार्ड स्नो का है, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब हम कितनी भी टेक्निक से करें, बट वो हमें लेके चला जाएगा। अब अगर एवलांच में अंदर पत्थर हैं, रोल हो गए उसके हुँ। अंदर, तो वो पत्थर हमें हिट कर गया तो भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। और सॉफ्ट स्नो का है और ग्रेडिएंट कम है, हमें कोई बड़ा पत्थर दिखा, हम उस पत्थर के पीछे छुप के खुद को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्ड स्नो का है और वो पत्थर को भी मूव कर दिया, तो हम पत्थर के नीचे भी दब सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस होती हैं। बिल्कुल मैम, ऐसा कोई इंसिडेंट है आपके पास, आई मीन आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ, या आपने देखा हो कभी सामने से एवलांच होता हुआ? हाँ, माउंट मनासलू में मैंने देखा है। उस टाइम पे बेस कैंप पे भी एवलांच आ रहे थे, कैंप 1 और 2 के बीच में भी एवलांचेज़ आ रहे थे, और कैंप 3 और 4 के बीच में भी एवलांचेज़ आ रहे थे। तो बहुत सारे लोग एवलांच में दबे थे। वो सॉफ्ट स्नो का एवलांच था, तो उसमें कुछ लोगों को बचा पाए थे। जैसे टाइम से जिन-जिन को, जो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, उन लोगों ने जिन-जिन को टाइम से उसमें से निकाल लिया, वो बच गए, और कुछ लोग नहीं बच पाए। ऐसे ही बेस कैंप पे जब एवलांच आया था, तो पूरा का पूरा जैसे वहाँ से स्टार्ट हुआ एवलांच, तो पता लग गया था, तो पूरा का पूरा एक कैंप साइट खाली कर दिया। लेकिन वो जो कैंप साइट था पूरा जिनका, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय होते हुए कम से कम फ्लैट सरफेस पे भी वो एवलांच 400-500 मीटर आगे तक आया था। इतना मतलब वो हार्श एवलांच था कि वो फ्लैट सरफेस में भी 500 मीटर आगे तक कंटिन्यू आया था, और उसका इफ़ेक्ट पूरे बेस कैंप पे हुआ था। बहुत बड़ा बेस कैंप है माउंट मनासलू का, तो उसपे पूरे के पूरे बेस कैंप पे उसका इफ़ेक्ट हुआ था। बिल्कुल। हाउ डू एवरीवन डिसाइड, आई मीन जो भी कोई भी यहाँ पे एक सीनियर होता ही होगा ऐसे कैंप्स में, तो बेस कैंप कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इतना बेस कैंप, इस लेवल पे बेस कैंप बनेगा, इस लेवल पे दूसरा बेस कैंप बनेगा, या फिर कितने ओवरऑल कितने बेस कैंप बनेंगे? ये जो शेर्पाज़ हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। वो लोग एरिया देखते हैं पहले कि कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, और अभी तो लगभग फिक्स है कि कैंप 1 कहाँ लगाना है। हाँ, सिर्फ़ जस्ट थोड़ा-सा आगे-पीछे लोकेशन हो जाता है, क्या बेस कैंप कहाँ लगाना है, कैंप 2 कहाँ लगाना है, तो वो फिक्स है कि एक ऑल्टीट्यूड के बाद उन लोगों को वो स्पेस ढूँढ के वो वहाँ पे कर देते हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत आगे-पीछे होता है, लेकिन ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता है। मैम कैन यू एक्सप्लेन कि उस दिन हुआ क्या था जिस दिन निम्सदाय सर आई मीन ब्रॉड पीक पे जा रहे थे? एक अनसीज़नल वहाँ पे स्नोफॉल एंड ऑल चालू था, जो सीज़न में नहीं होता है। तो अनसीज़नल जब स्नोफॉल होता है, तो सॉफ्ट स्नो और वेट स्नो जब कंबाइन हो जाती है, तो और उसमें भी ग्रेडिएंट पे, जैसे मैंने बोला कि ग्रेडिएंट पे डिफ़र करता है कि वो कब वो ट्रिगर हो रहा है। अगर वो एकदम स्टीप ग्रेडिएंट है, और ब्रॉड पीक इज़ वेरी स्टीप पीक, जिसमें चांसेस ऑफ एवलांचेस बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे उसके ग्रेडिएंट जो था, वहाँ पे अनसीज़नल स्नोफॉल और वो सब की वजह से
उनको एक एस्टिमेट तो था, निम्सदाई सर को एक एस्टिमेट तो था, जैसे उनकी जो कैंप 2 से नीचे बात हुई है, उसकी जो ऑडियो रिलीज़ हुई है, वो मैंने सुनी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे-ऐसे वेदर बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, बट उनको ये नहीं पता था कि वो कब होगा। एंड व्हेन दे स्टार्टेड असेंडिंग टुवर्ड्स कैंप 3 और अचानक से एवलांच आया और उस एवलांच में वो सब लोग दब गए। तो वैसी सिचुएशन थी और फिर भी काफ़ी लोगों ने प्रे किया कि वो बच जाएँ और मैं पर्सनली उनको मिली हूँ, निम्सदाई सर को, ओके। नेपाल में, माउंट मनासलू के टाइम पे जब मैं सामा गाँव से बेस कैंप के लिए जा रही थी। ही केम बाय पैराग्लाइडिंग फ्रॉम बेस कैंप टू सामा गाँव। तो मुझे ऑन द वे क्रॉस हुए, मैंने उनसे बात की। ही इज़ वेरी काम एंड वेरी मतलब हेल्पफुल पर्सन। फिर उसके बाद हमारे साथ एवरेस्ट में एक थे, नेपाल से कैप्टन थे, वो उनको हेलुसिनेशन हो गया था और वो हाइपोक्सिया की वजह से वहाँ पे स्टक हो गए थे, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस भी हो गए थे। उनका ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके सब कुछ उड़ गया था और उनको सिर्फ मतलब उनको महसूस हो रहा था कि उनके अंदर कुछ है, लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहे थे। वैसी सिचुएशन उनकी थी और उस मोमेंट पे उन्होंने बताया कि उनको सेव करने वाले निम्सदाई थे, निर्मल पुरजा थे। तो ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट कई बार माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत हार्श भी होते हैं, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। मैम जैसे कि अब आपने अभी हमने बात करी कि ऐसे-ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं तो हम उसका हमारे हाथों में नहीं है। एंड देयर इज़ अ ग्रेट सेइंग आल्सो कि यू कैन ओनली क्लाइंब अ माउंटेन इफ दे विश टू। तो हुँ। कितना सही है ये? ये 100% सही है कि हम माउंटेन्स को क्लाइंब नहीं करते, वो हमें बुलाते हैं, हम तभी जा पाते हैं, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ हम कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी प्रैक्टिस करें या कितना भी मतलब लोग बोलते हैं ना कि पैसा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, हुँ। बट ये चीज़ ऐसी है कि आपके पास पैसा है ना तो भी आप अचीव नहीं कर पाते। आप अगर कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर माउंटेन्स आपको बुला नहीं रहे, तो आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे उसके टॉप पे। 8,848 मीटर्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ। वहाँ पे जाना 99.9% लोगों के लिए आई मीन एक ड्रीम है और आप वहाँ पे थे। व्हाट इज़ द सिचुएशन? क्या मतलब कैसा आपको फ़ील हो रहा था वहाँ पे उस टाइम पे? जब हम टॉप पे पहुँचते हैं, वो मेरा एक ड्रीम था और जब वो ड्रीम अचीव होता है, किसी का भी अगर कोई ड्रीम अचीव होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं तो वहाँ पहुँची, तो सबसे पहले तो मैंने महादेव जी को शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उनकी वजह से ही मैं वहाँ पहुँच पाई थी, उनकी शरण में। मेरे लिए हर एक माउंटेन एक महादेव वहाँ पे बसते हैं, तो वो उनकी शरण है। तो मैं वहाँ पे उनके दर्शन करने ही जाती हूँ, तो मेरे लिए वो एक बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि हाँ, मुझे महादेव ने वहाँ तक बुलाया, उनका बुलावा था तो मैं वहाँ तक पहुँच पाई। मैंने उनको वहाँ पे नमन किया और पूरा जो जर्नी था, उस जर्नी के दौरान मेरे मन में हमेशा सिर्फ़ महामृत्युंजय मंत्र ही चल रहा था। हुँ, हुँ। और किसी भी माउंटेन में जाती हूँ तो पूरे टाइम जितने टाइम मैं असेंड कर रही हूँ या डिसेंड कर रही हूँ, तो महामृत्युंजय मंत्र मेरे मन में हमेशा हमेशा चैंटिंग चलती रहती है उसकी, क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ। और उसके बाद अपना जो तिरंगा था वो मैंने वहाँ लहराया। आप आज भी अगर गूगल करते हैं तो अराउंड 522 इंडियंस ही हैं जिन्होंने अपना तिरंगा वहाँ पे लहराया है। जब फर्स्ट टाइम एवरेस्ट क्लाइंब हुआ था उससे लेके 2026 का डेटा भी लगभग अपलोड हो गया है, कुछ लोग बचे होंगे तो। तो उस डेटा में इतने ही लोग हैं जो लोग माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुँच पाए हैं। अगर ऐसा होता, जैसे लोगों की थिंकिंग है या फिर कोई बोलता है कि कोई भी जा सकता है, कमर्शियलाइज़ हो गया है, हुँ। तो वैसे में बहुत सारे लोग होते जो आगे जा पाते। कितने लोग ट्राई करते हैं हर साल, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जब माउंटेन्स हमें बुलाते हैं तो हम पहुँच पाते हैं। बिल्कुल एंड व्हेन आई वाज़ सर्फिंग तो इंटरनेट तो उसमें मैंने देखा मतलब बहुत सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे बिज़नेसमैन थे जिन्होंने मतलब जो मानते हैं कि पैसे से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। उन्होंने भी ट्राई किया था बट बेस कैंप से ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, वहीं से वापस आए। भले ही टेल अस अबाउट कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट फॉर माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट की जो जर्नी थी, जो वो जो ड्रीम मैंने सोचा था, वो
2018 की बात है, तब स्टार्ट हुआ था। जब मेरा अभी भी एक ड्रीम है कि मैं एक सेल्फ डिफेंस की टीम बनाऊँ और ऐसा हो कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखा पाऊँ मेरी तरफ से, वो मेरा एक ड्रीम था। तो मैं स्कूल्स में जाती थी, गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस सिखाती थी और मोटिवेट करती थी स्पोर्ट्स के लिए। यहीं पे वडोदरा में, शहर में तो फिर भी थोड़ी अवेयरनेस है, लेकिन मैं गाँव वाले एरियाज़ में, वागोड़िया है, आजवा है, वो जो अंदर गाँव वाले स्कूल्स हैं, उनमें जाती थी। तब मुझे एक प्रिंसिपल सर ने पूछा था कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है? बट तब तक मैंने सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स किया था और कुछ बहुत स्पोर्ट्स की फील्ड में वही स्कूल लेवल पे खेल लिया, कॉलेज लेवल पे खेल लिया, बस उतना ही था। हम लोग नेशनल्स, इंटरनेशनल्स नहीं गए थे। तो दिमाग में ट्रैकिंग पसंद था, करती थी, एज़ अ वॉलंटियर जाती भी थी, एज़ अ लीडर जाती भी थी, लेकिन कुछ मतलब वैसा इतना कुछ बड़ा सोचा नहीं था। तो दिमाग में आया कि ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। तब मैंने मेरे कोच से डिस्कस किया कि सर ऐसा उन्होंने बोला है और मुझे अब कुछ बड़ा करना है, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा से मेरे ऊपर ना आए। देन आई डिसाइडेड कि मुझे माउंटेनियरिंग अच्छा लगता है, मुझे क्लाइंबिंग अच्छा लगता है, तो माउंटेनियरिंग फील्ड में माउंट एवरेस्ट इज़ द गोल्ड मेडल। सो आई डिसाइडेड कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तब 2018 से जर्नी शुरू हुई। 2019 में बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया, माउंट फ्रेंडशिप पीक की। 2020 में एडवांस माउंटेनियरिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन बिकॉज़ ऑफ कोविड चीज़ें बहुत डिले होती चली गई। 2021 में प्लान था कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे, लेकिन जैसे बोला कि हर चीज़ आपके प्लान के हिसाब से, स्पेशली माउंटेन्स में नहीं चलती हैं। जब वो बुलाते हैं आप तभी जा पाते हो। तो 2020 में कोविड आने की वजह से पूरा कोर्स डिले होते-होते 2021 अप्रैल में वो कोर्स मेरा आया एडवांस का। फिर 2021 में माउंट सतोपंत के लिए गई। 2022 माउंट नून किया, माउंट मनासलो किया। देन 2023 में फाइनली माउंट एवरेस्ट के लिए मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी करके माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। और 2023 में मैं गई। 6 अप्रैल को मैंने जो मेरी जर्नी है माउंट एवरेस्ट के लिए, 1 अप्रैल को मैं यहाँ से निकली थी वडोदरा से, 2 अप्रैल को वहाँ काठमांडू पहुँची थी और 6 अप्रैल को मैंने फाइनली जो जर्नी थी बेस कैंप की तरफ, लुकला से, काठमांडू से फ्लाई करके हम लोग लुकला गए थे बाय हेलीकॉप्टर, और लुकला से हमारी जो जर्नी बेस कैंप की तरफ थी वो 6 अप्रैल को शुरू हुई थी और 17 मई 2023 को फाइनली जो अपना इंडियन तिरंगा था वो मैंने माउंट एवरेस्ट पे लहराया था। तो इस दौरान जो जर्नी थी मेरी, काफ़ी स्ट्रगल्स रही थी। जैसे आपको पता है कि फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली, ये 3 तरीके से माउंटेन्स में जाने के लिए, स्पेशली माउंट एवरेस्ट के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली। माउंट एवरेस्ट जो है आपको अराउंड 40-45 लैक्स का फंड्स चाहिए, तभी आप वहाँ जा पाओगे। आपके गियर्स हैं, फीस है, सब कुछ इंक्लूड करके, इंश्योरेंस वगैरह, तो इतना फंड तो चाहिए। एंड एज अ मतलब मिडिल क्लास पर्सन यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो उस तक पहुंचना भी आपके लिए टफ है, क्योंकि आपको उसके लिए स्पॉन्सर्स तक अप्रोच करना पड़ता है, हर जगह भाग दौड़ करनी पड़ती है, मतलब हर कोई इंसान ये ट्राई करता है कि कुछ भी करके वो फंड हो जाए। दूसरा, उसको पाने के चक्कर में फाइनेंशियली उतना इकट्ठा करने के चक्कर में हम अपनी फिजिकल फिटनेस को हैम्पर नहीं कर सकते। फिजिकल फिटनेस इज़ द मस्ट एंड मेंटल फिटनेस इज़ द मस्ट। तो कई बार गुस्सा भी आता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन काम रहना पड़ता है। तो फिजिकल फिटनेस एवरीडे 7 से 8 घंटे की ट्रेनिंग मिनिमम करनी पड़ती है। साथ में मेडिटेशन, योगा, मेंटल फिटनेस के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं 12 घंटे एक 350 मीटर्स के ग्राउंड पे कंटिन्यूअसली रनिंग कर रही हूँ। जब आप एक छोटे से ग्राउंड पे राउंड दौड़ते हो, तो एक टाइम के बाद आप खुद भी फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, थकने लगते हो कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसको ओवरकम करना, उस फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम करने के लिए वो मैंने छोटा-सा ग्राउंड चूज़ किया था। उस छोटे से ग्राउंड पे कंटिन्यूअसली दौड़ना 12 घंटे तक। तो ऐसे करके माउंटेन्स में साइक्लिंग करना, हाई ऑल्टीट्यूड पे साइक्लिंग करना, ताकि मेरी बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़े और साथ में मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़े।
ऐसे करते-करते अपनी बॉडी को उतना प्रिपेयर किया, फिर 2023 में वो चांस मिला तो उस चांस को मैंने छोड़ा नहीं और अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स किए। बेस कैंप हम लोग लगभग 6 तारीख को हमने शुरू किया था, हम 13 तारीख को बेस कैंप पहुँचे थे और उसके बाद आगे की जो जर्नी थी वो हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई, 1 हफ्ते तक एक्लिमेटाइज़ेशन प्रोसेस किया। फाइनली हम लोग 14 तारीख को सुबह 12:30 बजे 12:30 एएम मतलब 00:30 एएम पे हम लोग बेस कैंप से निकले थे समिट पुश के लिए और 14 को शुरू किया, 14 को हम लोग पहुँचे कैंप 2 पे। कैंप 1 पे जब फाइनल समिट पुश होता है तो लगभग कैंप 1 पे कोई नहीं स्टे करता, सीधा कैंप 2 5364 मीटर्स की हाइट से हम लोग सीधा 6500 मीटर्स की हाइट पे हम लोग जाके रुकते हैं। तो उतना ऑल्टीट्यूड एक ही दिन में गेन करना, तो हम जो एक्लिमेटाइजेशन करते हैं उसका बेनिफिट हमें इस चीज़ में मिलता है। फिर ओवरनाइट स्टे हम लोग कैंप 2 पे करते हैं। नेक्स्ट डे 15th को हम कैंप 3 गए, 16th को हम कैंप 4 गए। जो कैंप 3 के बाद की जर्नी है, इट इज़ वेरी टफ एंड वेरी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि हम 16th को सुबह निकले अर्ली मॉर्निंग 5:30। तो हम लोगों ने कैंप 4 के लिए जर्नी शुरू की। हम कैंप 4 पहुँचे शाम को अराउंड 4:30। तो इतना हार्श वेदर था, इतना मतलब इतना टफ हो रहा था, इतना ज़्यादा विंड्स था, जो स्नो फ्लेक्स थे वो हमारे ऊपर आ रहे थे, पूरे ज़ीरो विजिबिलिटी थी, कुछ भी दिख नहीं रहा था। जो हम मतलब अपने से 10 मीटर आगे का भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो 2-3 मीटर के डिस्टेंस में सिर्फ दिख रहा था, उससे ज़्यादा आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो आगे वाला स्टेप जो रख रहा है वो भी स्नोफ्लेक्स जो विंड की वजह से आ रहे थे, वो भी कवर हो जा रहा था। तो हमें आगे वाले के स्टेप्स भी नहीं दिख रहे थे कि आगे कौन कहाँ पे उसने स्टेप्स रखे हैं। तो खुद की बॉडी को उस विंड में भी स्टेबलाइज़ करना और आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट था। और उसके बाद जब हम जैसे ही कैंप 4 पहुँचते हैं, इन बिटवीन हमारे पास नीचे से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि वेदर बहुत हार्श होता जा रहा है, आप जितना फास्ट हो सकते हो उतना फास्ट कैंप 4 पे पहुंचिए वॉकी टॉकी से। और जैसे ही मतलब हम लोगों ने और ज़्यादा स्पीड बढ़ाई, कैंप 4 पहुंचे। जैसे ही कैंप 4 पहुंचते हैं वैसे ही सनराइज होता है। पूरे दिन के हार्श वेदर के बाद जैसे ही हम कैंप 4 पहुंचे और वहाँ पे एकदम से सन दिखा हमें, मतलब सनराइज नहीं, सन दिखा हमें। एकदम से सन आया, पूरा धूप हो गया, वो वेदर अच्छा हो गया। तो एक उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि क्या हो रहा है? पूरा जो जर्नी थी वो इतनी टफ हो रही थी, इतना सुबह से चल रहे थे, इतना खराब वेदर है, कहीं रुक नहीं सकते, पानी पीने के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और यहाँ पे पहुँचते ही एकदम से सन दिख गया, इतना अच्छा-सा। बट एक उस टाइम पे जो रेस्ट के लिए हमें हीट चाहिए थी, वो भी वहाँ से मिल रही थी, तो वो एक अच्छी चीज़ भी थी कि सन आया तो हमें जो बॉडी को हीट चाहिए, जो वार्मनेस चाहिए, वो उससे मिल रही है। फिर 3-4 घंटे हम लोगों ने ब्रेक लिया वहाँ पे, एनर्जी गेन की वापस से, जो 11 घंटे में हमने लूज़ की थी, वो वापस से एनर्जी गेन की, पानी पिया, चॉकलेट्स लिया, सूप पिया और उसके बाद वापस से हमारी समिट पुश की जर्नी शुरू हो जाती है। वो 3-4 घंटे का ही ब्रेक था हमारे पास, जिसमें हम रेस्ट भी कर सकते हैं और हमारा एनर्जी गेन भी कर सकते हैं। समिट पुश की जर्नी अराउंड 7-7:30 हमने स्टार्ट की और फिर हम लोग टॉप पे पहुँचे थे सुबह 6:05 पे। तो 11:30 घंटे की जर्नी वो भी थी। 11 साढ़े 11 घंटे की जर्नी वो भी थी। तो वो जर्नी भी कंटिन्यूअसली हमारी सुबह 5:30 16 तारीख के सुबह 5:30 बजे से लेके कंटिन्यू चल रहा है हमारा, सिर्फ़ वो बीच में 2 घंटे 3 घंटे का जो ब्रेक था वो लेके। और समिट पुश यानी कि 7,900 मीटर्स। जैसे ही आप 7,500 क्रॉस करते हो, इट इज़ अ डेड ज़ोन। तो डेथ ज़ोन में चलना, वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम है। ऑक्सीजन लेवल यानी कि यहाँ के कंपैरिज़न में 0 है। वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, आप ऑक्सीजन लेके चल रहे हो, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लेके चल रहे हो और उसमें भी आपको बार-बार चेक करते रहना पड़ेगा कि आपकी ऑक्सीजन खत्म तो नहीं हो गई। अगर ऑन द वे खत्म हो रही है तो हाउ यू विल मैनेज? तो मैंने मेरे जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो सब बैग में कैरी किए थे एंड इवन मेरे शेर्पा ने भी उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो उनके बैग में कैरी किए थे। ऐसे करके हम कंटिन्यू किया और जब हम सुबह पहुँचे टॉप पे, मेरे से पहले 2 लोग
सबमिट कर चुके थे। एक ने रात को 2 बजे किया था, एक ने सुबह 4 बजे के आसपास किया था, 4 साढ़े 4 बजे, और मेरा सुबह 6:05 पे सबमिट हुआ था। तो जब टॉप पे पहुँचे तो एक खुशी और एक एक्साइटमेंट, वहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं हूँ, मेरे शेर्पा हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो वो एक एक्साइटमेंट जो थी वहाँ पहुँचने की, अपना ड्रीम पूरा होने की, वो एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। 17 तारीख को सुबह 6:05 पे। वो वहाँ पे जो हमारा टाइम था, फ़ोटोग्राफ़ी करना था, वीडियोग्राफ़ी करना था, ऑल्टीट्यूड का फ़ोटो लेना था, क्योंकि वो सब कुछ वहाँ पे हमें डिपॉज़िट करना पड़ता है नीचे आके गवर्नमेंट में। तो वो सब किया और उसके बाद वापस जर्नी चालू हो गई कंटिन्यू नीचे के लिए। कैंप 4 आए, कैंप 4 पे थोड़ा ब्रेक लिया, फिर वापस से कैंप 2 की जर्नी शुरू हुई। तो वो कंटिन्यूअसली अराउंड 48 आवर्स की जर्नी हो जाती है। 48 आवर्स आपको कंटिन्यू चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। उसमें ब्रेक सिर्फ़ वो 2-3 घंटे का ही ब्रेक जो आया वो आया, उसके बाद कंटिन्यू चलते रहना है। मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे, फिज़िकली भी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, मेन चीज़ वो है। और एक बार जब आपका सबमिट हो जाता है ना, तो उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हो एक माइंड से। तो उस टाइम पे कैज़ुअलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप मेंटली रिलैक्स हो गए कि हाँ भैया हाश अब सबमिट हो गया है, अब हम फ्री। तो वहाँ पे आपकी बॉडी ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, एनर्जी अपने आप लूज़ होना शुरू हो जाती है। चढ़ने के टाइम तक आपके अंदर एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट की वजह से आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फ़ील करती है। आपको अपने आप ही ऐसा लगेगा अरे नहीं यार कुछ भी करके पहुँचना है, बस थोड़ा-सा ही बचा है। जो भी है एक्साइटमेंट की वजह से आप एनर्जेटिक फ़ील करते हो, लेकिन सबमिट होने के बाद आप हाश हो गया, वो खुशी की वजह से। और जो हाश हो गया फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई, उसके बाद जो बॉडी होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है, एनर्जी लूज़ होना शुरू हो जाती है। जो एनर्जी अभी तक लूज़ हुई है ना, उसका इफ़ेक्ट अभी दिखना शुरू होता है बॉडी में। अभी तक नहीं दिख रहा था क्योंकि हमारे पास एक एम था कि हमें वहाँ पहुँचना है। लेकिन वो एम पूरा होने के बाद हमारे पास सिर्फ़ इतना है कि अब नीचे जाना है, पहुँच जाएँगे आराम से, रिलैक्स, बॉडी एकदम ही रिलैक्स हो गई है। तो वो रिलैक्स जब बॉडी होती है उस टाइम पे कैज़ुअलिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मैम, यू बीन थ्रू दिस टर्म अगेन एंड अगेन, शेरपास। मैम, हू आर शेरपास और कितने हेल्पफुल होते हैं वो माउंटेनिंग में? शेरपा एक नेपाल में कम्युनिटी है। जैसे मतलब अपने यहाँ बोलते हैं ना अ, कास्टिज़्म जो बोलते हैं, वैसे वहाँ पे उनकी एक कम्युनिटी है जो शेरपा कम्युनिटी है। तो उस कम्युनिटी वो लोगों का मैक्सिमम जो लोग हैं, वो लोग का बॉर्न ही अराउंड 4500 मीटर्स या उस ऑल्टीट्यूड पे, उनके जो गाँव है वो है ही उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उनको माउंटेन में, यानी वो हमारे गुरु हैं। मैं तो मेरे जो शेर्पा हैं उनको आज भी बापू बोलती हूँ, और मैं उनकी हर एक बात को आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे अगर मेरे को कोई बचाएगा तो वो वही हैं। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, उससे अलर्ट करेगा तो भी वही हैं। और रियली मैंने वो चीज़ 2 बार, ट्वाइस पूरी मेरे माउंट एवरेस्ट की जर्नी में 2 बार फेस की थी। एक बार जब हम रोटेशन कर रहे थे, रोटेशन से रिटर्न आ रहे थे, तो कैंप 1 और बेस कैंप के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। लेकिन वो जो ज़ोन है, बेस कैंप और कैंप 1 का, खुम्बू आइसफॉल का, तो उसमें क्रेवासेस बहुत ज़्यादा है। तो उस ज़ोन में सेफ जगह बहुत कम है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, मैंने उनको बोला कि बापू मुझे पानी पीना है, बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं पीना है, थोड़ा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे पी लेना। बट गला एकदम सूख रहा था, मैंने उनको फिर भी रिक्वेस्ट किया, बोले कि नहीं पीना है। मैंने कहा ओके। मैं वहाँ से चली, थोड़ा आगे गई, विदिन फ्यू सेकंड्स जिस आइस के पीस पे मैं खड़ी थी वहाँ पे, वो आइस पीस टूट के क्रेवास में नीचे चला गया। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। तो इसीलिए वो जो शर्पाज़ है, उनके पास थोड़ा मतलब हमसे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है उन सब चीज़ों की, और वो उनका वो प्रोफ़ेशन भी है। तो शेरपा इज़ अ कम्युनिटी जो हमको लीड करती है एज़ अ गाइड। माउंटेन्स में हाई ऑल्टीट्यूड गाइड, मतलब उनको हाई ऑल्टीट्यूड गाइड भी बोलते हैं, लेकिन वो एक कम्युनिटी है, इसलिए उनको हम
उनकी शेर मतलब उनका क्या बोलते हैं जैसे पसांग दाई शेरपा, पसांग शेरपा, मतलब एक टाइटल काइंड ऑफ है हाँ, तो तो उनका वो सरनेम जैसा ही है। तो वो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो फिजिकली और उनके लंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब जितने भी हम लोग हम तो बहुत रेयर होता है कि हम इतने एल्टीट्यूड पे जा रहे हो तो सारा सामान हम खुद ही कैरी करें। मोस्टली जो मैंने कुछ मूवीज़ भी देखी है मैंने, तो उसमें भी मतलब वही लोग सब कुछ कैरी कर रहे होते हैं, खाने से लेके सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो भी चीज़ें होती हैं वही कैरी कर रहे होते हैं। शेरपास हमारा मतलब हमारा सामान वो लोग नहीं कैरी करते हैं। हमारा सामान जो पर्सनल है वो हमें कैरी करना होता है। हमारा फूड जो है रेडी टू ईट वाला वो सब कुछ हम कैरी करते हैं। लेकिन शेरपास रूट ओपनिंग का काम करते हैं हमारे लिए, रूट पूरा ओपन करते हैं। फिर रूट के लिए जो रोप्स चाहिए वो भी वो लोग कैरी करते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो पहले से उस ऑल्टीट्यूड तक पहुँचा देते हैं। जैसे एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट में कैंप 2 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, तो वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स एटलीस्ट कैंप 2 तक वो लोग पहुँचा देते हैं, फिर ऑन द वे कैंप 3 पे पहुँचाते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, एक तो हमारे बैग में रहता ही है रेगुलरली, लेकिन उसके अलावा का जो एक्स्ट्रा है वो ऊपर पहुँचा देते हैं। अभी मुझे उन्होंने गाइड किया था मेरे शेरपा ने, दाई ने कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके अगर हम पहले से ऊपर पहुँचा देंगे और ऑन द वे अगर कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ी, आपका ऑक्सीजन फिनिश हुआ, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होगा दूसरे स्पॉट तक। तो बेटर हम लोग अपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो अपने बैग में कैरी करें तो बेस्ट रहेगा। तो हमने फिर उन्होंने बोला तो मैंने अपने सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने बैग में कैरी किए थे, ताकि अगर कहीं पे भी ऑन द वे इन मिड वे अगर फिनिश होता है और वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की मतलब दूसरा कोई ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा वहाँ पे नहीं है, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे उस डिस्टेंस के लिए भी? थोड़ा-सा डिस्टेंस भी वहाँ पे तो एक रिस्क और डेथ ज़ोन हो जाता है। जब अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास चांसेस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, हमारे लंग्स में जो है वो पानी हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा और या फिर सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन में जो है वो ब्लड की जगह पानी हो जाएगा। तो वैसे बहुत सारी डेडलीस्ट जो बीमारियां हैं उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को वो एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे क्या चीज़ करनी चाहिए और प्रॉपर वे में कैसे करनी चाहिए। वो हमारे को गाइड करते हैं वहाँ पे। मेन पर्पस कि वो हमारे गाइड है वहाँ पे, हाई ऑल्टीट्यूड गाइड है, जिनको पूरी नॉलेज है उस एरिया की, उस ऑल्टीट्यूड की, और हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स उनको पता है। व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जब आप सबमिट करने वाले थे? आई मीन्स 40, 30, 50 मीटर कुछ बचे होंगे, तो क्या दिमाग में चल रहा था कि सबमिट पे क्या होगा, कैसे होगा? उसके बारे में बताइए थोड़ा। सबमिट से कुछ देर पहले ही मतलब वैसे तो हम ओवरनाइट क्लाइंब कर रहे थे तो कुछ दिखता नहीं है, और जब थोड़ी देर पहले ही अचानक से सामने उजाला होता है और उजाले में अचानक से डेड बॉडी आती है। अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, तो इतना हम लोग डेड बॉडीज़ क्रॉस भी करते हैं तो इतना ओवरकम नहीं कर पाते। इतना पता नहीं लगता उन सब चीज़ों का, क्योंकि सिर्फ़ एक टॉर्च की लाइट से हम लोग चल रहे होते हैं, और उसमें भी हम उसको एकदम हाई बीम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हमने हाई बीम किया तो उसका रिफ्लेक्शन हमारी आईज़ में आएगा और स्नो ब्लाइंडनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अचानक से जब हम उजाला हुआ, अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने बताया 6 बज के 5 मिनट पे पहुँचे थे, तो उससे पहले जैसे उजाला हुआ सामने डेड बॉडी आई, तो मैं खुद एक मोमेंट पे कुछ सेकंड्स के लिए मैं फ्रीज़ हो गई थी। मेरी बॉडी जो है वो फ्रीज़ हो गई थी कि हमारे जो एथिक्स है वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम ऐसे किसी डेड बॉडी को लांघ के जाएँ, ऊपर से क्रॉस करके जाएँ, और उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? मतलब मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गई थी, फ्रीज़ हो गई थी, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था, ब्लैंक हो गया था सब कुछ। और उस मोमेंट पे, उस मोमेंट में से निकलना बहुत टफ होता है। तो थोड़ी देर बाद अचानक से मतलब खुद को मैंने शेक किया, दाई ने भी पूछा कि क्या हुआ? फिर अंदर से आवाज़ आई कि निशा, तेरा ड्रीम है, तुझे उसको फुलफ़िल करना है, तुझे उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसी सिचुएशन आई, उसके बाद उसको क्रॉस करके आगे बढ़ना, दिमाग में वो सब चीज़ें कहीं न कहीं बैक में चलती रहती हैं कि ये तूने क्या किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सब चलते रहते हैं और फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो,
तो कहीं न कहीं माइंड हमारा थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब रहता ही है। एक चीज़ ये भी चल रही है कि आपका ड्रीम है, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, और एक चीज़ ये भी चल रही है कि यार ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है, फिर भी मैंने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए ऐसा। पर वहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। वो रूट ही इतना नैरो है कि हमें उसके अलावा कोई जगह ही नहीं है हमारे पास क्रॉस करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं। जब मैं समिट से थोड़ा देर पहले आपने पूछा, तो मेरे साथ वैसी सिचुएशन थी। वो मतलब माइंड में 2 थॉट्स चल रहे थे, और मैं खुद भी उस हालत में थी कि हाँ, मैं फ्रीज़ हो गई और कैसे आगे बढ़ूँ? फिर लेकिन जब समिट पे पहुँचे, तो वो सब थॉट्स वैनिश हो गए थे, और वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि महादेव की शरण में पहुँच गए थे। उनको शुक्रिया अदा किया, इंडियन फ्लैग वहाँ लहराया, जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियो जो बनाने थे वो बनाए, और उसके बाद जो ऑल्टीट्यूड के फ़ोटो खींचने थे वॉच में, वॉच उसके हिसाब से उसमें कैलिब्रेट करना पड़ता है, कैलिब्रेट करके ऑल्टीट्यूड का फ़ोटो खींच के फिर वापस से डिसेंट की जर्नी शुरू हुई। तो वो उस मोमेंट के बाद वो सब थॉट्स गायब हो गए। जैसे हम समिट पे पहुँचे, उसके बाद वो थॉट्स गायब हो गए और फिर वापस आगे की जर्नी शुरू की हमने। बिल्कुल मैम, आपने बताया जब आप पहुँचने वाले थे, तो आपने डेड बॉडीज़ वहाँ पे देखी। बट क्या मतलब उसको वापस ले जाने के लिए कोई नहीं होता है? मतलब किसी की तो होगी वो, किसी भी इंडिविजुअल की हो सकती है, बट वो क्या वापस नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं? कुछ डेड बॉडीज़ जो है ना, वो ऐसी सिचुएशन पे हैं कि उनको कुछ को तो एज़ अ लैंडमार्क भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, और कुछ जो हैं वो है ही ऐसी सिचुएशन पे कि उसको लाना ही बाकी लोगों के लिए डेंजरस है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से तो उनको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके लिए एक डेड पहली चीज़ कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है। एक डेड बॉडी को नीचे लेके आने का अराउंड $1,00,000 जितना खर्चा आता है। तो कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि एक डेड बॉडी को लाने के लिए कम से कम 6 से 7 शेर-पास चाहिए। वहाँ से एटलीस्ट कैंप 3 तक उनको लेके आनी पड़ती है। कैंप 3 से फिर हेलीकॉप्टर से लॉन्ग लाइन रेस्क्यू देते हैं। पूरा रोप बाँधा जाता है, रोप में बॉडी को अच्छे से बाँध के फिर उसको पुल किया जाता है हेलीकॉप्टर से। तो वैसी सिचुएशन होती है। लेकिन ये जो एकदम ही हिलेरी स्टेप के आसपास वाली डेड बॉडीज हैं, उसको तो लाना ही, अगर 6-7 शेरपास भी अलॉट कर रहे हैं तो इट इज डेडलीस्ट, क्योंकि वहां पे वो जो हिलेरी स्टेप मैं बता रही हूँ वो एक डेडलीस्ट पॉइंट ऑन माउंट एवरेस्ट है। उसके दोनों तरफ जो है वो 8000 फीट की खाई है, और वो जो रिज है वो बहुत ही नैरो रिज है कि जिसमें हम दोनों पाँव पैरेलली भी रख के नहीं खड़े हो सकते। हमें खड़े भी रहना है, पाँव बैलेंस करने के लिए, थोड़ी देर ब्रीथ करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो दोनों पाँव को आगे पीछे रख के खड़े रहना पड़ता है। हम दोनों पाँव को पैरेलली रख के नहीं खड़े रह सकते, इतना नैरो रिज है। तो वैसी सिचुएशन में अगर कोई डेड बॉडी को वहां से लेके भी आना चाहे तो उनके लिए भी एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो कुछ डेड बॉडीज उसकी वजह से भी नहीं ला पा रहे। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ द मेजर आई मीन डिफरेंस बिटवीन पीक एंड पास? पीक एंड पास। हाँ। पीक इज अ माउंटेन टॉप, और पास इज अ क्रॉसिंग, मतलब क्या बोलते हैं, दो जो माउंटेन्स है उनके हुँ। बीच से जो हम एक रूट बना रहे हैं क्रॉस करके जाने का, उसको पास बोलते हैं। मैम इन माउंटेनिंग देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एएमएस, इसके बारे में थोड़ा बताइए? एएमएस का फुल फॉर्म है ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो जैसे-जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, थिन एयर है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन की थोड़ी कमी आती है। पहली चीज़ कि हाइपरनेस होने लगती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, हुँ। तो उसको कंट्रोल करना। दूसरी चीज़ कि उसके वजह से जैसे मैंने बताया कि कुछ डेडलीस्ट बीमारियाँ जो हैं, वो उसकी वजह से धीरे-धीरे हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकती हैं। जैसे सेरेब्रल एडिमा। हुँ। तो सेरेब्रल एडिमा में हमारे ब्रेन में ब्लड की जगह वो उसको पानी में कन्वर्ट होने लगता है, या फिर पल्मनरी एडिमा, लंग्स में पानी भरने लगता है वैसा कुछ, या फिर इन्फेक्शन होने लगता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। तो वैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हमने जब क्लाइंब किया था तो हमारे साथ महाराष्ट्र पुलिस के एक थे,
उन्होंने भी सबमिट तो कर लिया था, बट डिसेंट के टाइम पे वो मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। एंड ही सेड टू हिज शेरपा कि मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है ऑन द वे ही, डिसेंट के टाइम पे। बिफोर कैंप 4 बालकनी के आसपास उन्होंने डिसेंट के टाइम पे अपने शेरपा को बोला कि मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। उनके शेरपा ने बोला कि देखो आपका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है और मेरा ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है, तो अभी रेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज एएमएस में क्या होती है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जब कमी होती है ना, तो आपको नींद भी आने लगती है। मतलब ऐसा फील होने लगता है कि आपको नींद आ रही है और आप आंख बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हो। वो सिचुएशन भी आपके साथ होती है एएमएस में। तो उनके साथ वैसा ही हो रहा था कि उनको बहुत थकान जैसा लग रहा था, टायर्ड हो रहे थे, तो उन्होंने अपने शेरपा को बोला कि दाई मुझे थोड़ी देर बैठने दो, थोड़ी देर रेस्ट करने दो। और उनके शेरपा ने बोला कि मेरा ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है और आपका भी खत्म हो रहा है, तो अभी यहाँ नहीं रुकते, हम थोड़ा नीचे जाते हैं। बट उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो बैठ गए। उनके शेरपा ने उनको काफी इंसिस्ट किया, बट ही डिडंट लिसन, और वो बैठ गए। तो शेरपा को भी उनकी जान प्यारी थी, देन ही लीव। उनके शेरपा ने उनको काफ़ी इंसिस्ट किया, बट नहीं सुना, तो वो चले गए वहाँ से, क्योंकि उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था। तो उस सिचुएशन पे वो बैठे ना, तो उनको नींद आ गई। बैठने के बाद जब उनको नींद आ गई, उनको पता नहीं लगा कि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर कब ख़त्म हो गया। फिर पीछे से जो लोग आए, उन लोगों ने उसको देखा, उसको उठाया, फिर देखा तो उनका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने ऑक्सीजन दिया उसको। फिर ऑक्सीजन देने के बाद पता लगा कि उनको सेरेब्रल एडिमा हो गया है, क्योंकि उनको उठाया, चलने को बोला तो उनसे चला नहीं जा रहा था। वो मतलब एक जैसे जो पाथ है उस पे नहीं चल पा रहे थे। हेलुसिनेशन उनको हो रहा था। तो वो सिचुएशन उनके साथ हो रही थी। तब उनको जैसे-तैसे करके वो लोग कैंप 4 लेके आए पहले। फिर कैंप 4 पे उनको थोड़ा एनर्जी दिया, फिर वहाँ से कैंप 3 लेके आए, लेकिन उनकी सिचुएशन नहीं सुधर रही थी, तो उनको सपोर्ट कर के वो लोग जैसे-तैसे कैंप 3 तक लेके आए। और कैंप 3 से फिर उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाया, क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी उस सिचुएशन में। तो और वो बिल्कुल भी सपोर्ट के साथ भी वो चल नहीं पा रहे थे। तो वैसी कंडीशन में फिर उनको इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करवाया। और वो जब हॉस्पिटल पहुंचे, तो पता लगा, जब डॉक्टर्स ने चेक किया, कि उनका 90% ऑफ द ब्रेन जो है उसमें इन्फेक्शन जो था, वो सेरेब्रल एडिमा, वो हो चुका है, वो पानी हो चुका उनका लगभग। तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया था, और विद इन 2 डेज उनका पूरा का पूरा ब्रेन था वो डेड हो गया था, क्योंकि 100% वो सेरेब्रल एडिमा का उसके ब्रेन में हो गया था। एंड हॉस्पिटल वालों ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया था। और एक सिचुएशन ऐसा भी आया था कि एक डेथ हो गई थी वहाँ पे। और जब मैं चल रही थी, तो मेरे से जस्ट आगे कैंप 3 और 4 के बीच में पूरे रूट पे मेरे से जस्ट आगे एक डेड बॉडी को 6 शेर्पा लोग साथ में एक डेड बॉडी को लेके आ रहे थे, क्योंकि उसको उठा के नहीं लेके आ सकते वहां पे। उसको धीरे धीरे रोप पे स्लाइड करते हुए लेके आते हैं। तो डेड बॉडी को स्लाइड करते हुए लेके आ रहे हैं। और उस सिचुएशन में हम लोग ये भी रिस्क नहीं ले सकते कि हम लोग उसको ओवरटेक करें, क्योंकि अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं और वो जरा सा भी उसका बॉडी का बैलेंस बिगड़ा डेड बॉडी का, तो वो पूरी की पूरी स्लाइड होगी। तो जितने भी लोग उस रोप पे हैं, उन सब की लाइफ एक डेंजर में चली जाएगी। तो हमें उसके पीछे स्लोली ही चलना पड़े, जब तक वो कैंप पे पहुंच ना जाए और उस रोप से उसको डिटैच ना कर दिया जाए। तो वैसी सिचुएशन थी। वैसी सिचुएशन में भी मतलब वो सिचुएशन भी जो आती है, वो भी बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ रीज़न्स ही, एएमएस के सिम्पटम्स की वजह से ही आती है। और तीसरा केस मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एक कैप्टन थे, जो जिनको फ्रॉस्ट बाइट हुई थी। मेरे साथ बॉम्बे अश्विनी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे। अचानक से उनको सब कुछ वही हेलुसिनेशन वाला होने लगा। फिर उनके साथ उनको कुछ भी मतलब सब कुछ अंदर से पता लग रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो वहाँ पे बेहोश जैसे हो गए थे। फिर उनको जैसे ही होश आया, तो उन्होंने देखा कि उनके आजू-बाजू में उनका ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है, बैग वगैरह सब कुछ हवा विंड की वजह से, बैड वेदर की वजह से चला गया है। तो ऐसी सिचुएशन भी आती है। और फिर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई उनको बचा ले, देन ही कैन सर्वाइव। कोई टाइम से वहाँ पहुँच जाए तो। और एक केस ऐसा भी आया था कि जो हेलुसिनेशन की वजह से
चढ़ा उसने नेपाल की साइड से था और उसको ऊपर जाके कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तो वो डिसेंड उसने चाइना की साइड भी किया। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या होता है मैम? जैसे जैसे अभी आपने बताया कि हम असेंड तो हमने एक साइड से किया, डिसेंट जहाँ से करना था वहाँ से तो हमने नहीं किया बट दूसरी साइड से किया। तो उस केस में उस केस में जो अदर कंट्री है, दे क्लेम इट कि वो देखो हमारे पास परमिट्स उस कंट्री के नहीं है, हम उस कंट्री में उतरेंगे, देन वो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशंस लगा सकते हैं और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमें फिर उनकी जो भी पेनल्टी है या कुछ भी है, वो हमें उनको पे करना पड़ता है। मैम नेपालीज़ माउंटेनियरिंग कल्चर में एक टर्म है जैसे पूजा स्टार्ट वो करते हैं मतलब बेस कैंप से जब असेंड करते हैं तो पूजा होते हैं, रिचुअल्स फॉलो होते हैं। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हर एक माउंटेन में जब हम माउंटेन के बेस पे पहुँचते हैं, बेस कैंप पे, हुँ, हुँ। तो वहाँ से हम लोग जब रोटेशन करते हैं, उससे पहले की जो जर्नी होती है, ट्रेनिंग से पहले की भी, तो हम लोग सबसे पहले अपने जो गियर्स हैं, उन सभी की पूजा करते हैं फॉर आवर सेफ्टी। वो जो पूजा सेरेमनी है, वो हमारी सेफ्टी और हमारे गियर्स की पूजा करते हैं कि उन गियर्स की वजह से हम सेफ रह सकें। तो वो रिचुअल्स हर एक माउंटेन के बेस कैंप पे की जाती है। जैसे मैंने माउंट सतोपंत पे भी हम लोगों ने ये किया था बेस कैंप पे, फिर वासुकी ताल है उसका बेस कैंप, फिर माउंट नुन के बेस कैंप पे भी हमने किया था, फिर माउंट मनासलू के बेस कैंप पे भी पूजा सेरेमनी हुई थी, एवरेस्ट बेस कैंप के पे भी पूजा सेरेमनी हुई थी और जैसे-जैसे माउंटेन का ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, वैसे-वैसे पूजा सेरेमनी जो है वो थोड़ा हाई उस पे की जाती है। और जैसे एवरेस्ट बेस कैंप का बताएँ तो वो लोग पूजा सेरेमनी करने के बाद स्पेशली लामाज़ आते हैं वहाँ पे वो पूजा सेरेमनी करने के लिए। वो पूजा सेरेमनी थोड़ी लंबी चलती है। उसके बाद आपके गियर्स जो है आप सारे के सारे उस पूजा में सभी जितने भी क्लाइंबर्स हैं वो सभी अपने शेर्पाज़ हैं वो सभी अपने गियर्स को वहाँ लेके आते हैं। उन सभी के गियर्स की पूजा वहाँ पे की जाती है फॉर देयर सेफ्टी। और उसके बाद वो आपको प्रसाद के साथ-साथ हमें एक धागा भी दिया था जो हमें अपने गले में पहनना था। तो फॉर दैट इज़ ऑल्सो फॉर आवर सेफ्टी। और लामा लोग तो इस चीज़ में मानते हैं कि जब भी हम प्रेयर कर रहे हैं तो उनका एक अलग से धागा होता है, वो उसमें कुछ मंत्र पढ़ के और उसको उसमें कुछ नॉट्स लगाते हैं एंड देन दे गिव इट टू अस ताकि हम उसको फिर पहन लें। तो ये सब रिचुअल्स जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैं तो पहले से ही मानती हूँ कि माउंटेन्स में जो है वो महादेव रहते हैं और हम अगर माउंटेन में जा रहे हैं यानी कि हम महादेव की शरण में जा रहे हैं। तो वो रिचुअल्स मैं तो पहले से ही मानती हूँ और मैं इवन जब भी माउंटेन में क्लाइंब करती हूँ तो मेरे साथ गणपति बप्पा को हमेशा साथ में ही रखती हूँ। अभी रिसेंटली तो माउंट फ्रेंडशिप पीक मैंने करवाया था 11 गर्ल्स को, उसमें तो मैंने टॉप पे गणपति आरती भी की थी पूरी। हुँ, हुँ। हाँ, तो हमेशा गणपति जी मेरे साथ रहते हैं और महादेव को मैं दिल से बहुत, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो उनकी पूजा लामास लोग वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, लेकिन हम जिन भी गॉड को मानते हैं, उनकी पूजा वहाँ पे बेस कैंप से हमारी जर्नी शुरू हो, हमारे इक्विपमेंट यूज़ करने शुरू करें ना, उससे पहले ही पूजा सेरेमनी कर देते हैं, ताकि हमारे इक्विपमेंट्स की हमारी सेफ्टी के लिए हमारे इक्विपमेंट्स की पूजा की जाती है। वो हमें साथ दें, हमारा जो आगे का सफ़र हो, वो सेफ़ली हो। बिल्कुल। डू द फॉरेनर्स आल्सो बिलीव कि मतलब जो बाहर से आते हैं इंडियंस एंड नेपालीज़ कल्चर में तो मतलब है कि ये करते हैं। जो बाहर से आते हैं वो भी मतलब इस रिचुअल को फ़ॉलो करते हैं या फिर हर कोई उस रिचुअल को फॉलो करता है क्योंकि ये जो रिचुअल है ये जो भी कंपनी उस एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज कर रही है और हर कोई कंपनी उस पूजा सेरेमनी को अलग-अलग वे में परफॉर्म करते हैं, तो हर किसी को उस रिचुअल को फॉलो करना होता है। इफ दे डोंट एग्री, वो लोग नहीं मान रहे हैं तो भी वो आते हैं, बैठते हैं। इट इज़ देयर चॉइस, मानना ना मानना उनकी चॉइस है, लेकिन वो आते हैं, बैठते हैं उसमें और देन जो भी उसका प्रोसेस रहता है उतने उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। मैम इन 2019 अ पिक्चर बिकेम वेरी वायरल कि मतलब वो माउंट एवरेस्ट पे ट्रैफिक जैम हो रहा है। उसकी स्टोरी क्या है? ट्रैफिक जाम हम नहीं बोल सकते,
बट इट इज़ लाइक कि जो मैंने आपको बताया हिलेरी स्टेप बहुत नैरो रिज है, उस पे एक दूसरे को ओवरटेक करना इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर आप कर रहे हो तो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर यू, क्योंकि इवन इन नॉट इन डिसेंट, इवन इन असेंट ऑल्सो, जब आप हिलेरी स्टेप नैरो रिज है, दोनों साइड 8000 फीट की खाई है, और ऐसी सिचुएशन में आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, तो वैसी सिचुएशन में इज़ रिस्क, क्योंकि आप ज़ुमार को निकाल रहे हो। ज़ुमार इज़ अ सेफ्टी एंकर, जिससे आप अगर बाय चांस गिर भी रहे हो, रोप पे लगा हुआ है तो आप गिर रहे हो तो वो पीछे नहीं आता कभी भी अप जाने के लिए। तो वैसी सिचुएशन में अगर आप ज़ुमार को निकाल के दूसरे बंदे के आगे लगा रहे हो, तो आपके पास सेफ्टी क्या है? अगर आपका पाँव थोड़ा-सा भी स्लिप हुआ और आप आगे नहीं लगा पाए, तो इट इज़ रिस्की। तो वो ओवरटेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जैसे-जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, मैंने बताया 7500 से ऊपर जैसे-जैसे हम जाते हैं, इट इज़ अ डेथ ज़ोन। ऑक्सीजन वहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ के कंपैरिज़न में। यहाँ पे ही हमारे पास 18% ही ऑक्सीजन है, और जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, वो 3% हो जाती है। तो वो उस लेवल पे जब हम चलते हैं, तो हमारी स्पीड अपने आप ही स्लो होने लगती है, और हम अगर 10-15 लोगों के पीछे हैं, और पहले वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, वो टायर्ड हो गया है, तो हम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते उस पॉइंट पे। तो हर किसी को उसकी स्पीड से चलना पड़ रहा है, और 15 लोग हैं, 15 लोगों के साथ 15 शेरपा हैं, तो आप 30 लोगों की लाइन अज़्यूम करो कि अगर 30 लोग एक लाइन में खड़े हैं, तो कितनी लंबी लाइन हो जाएगी। और हर किसी के बीच में थोड़ा भी गैप है, मतलब आधा मीटर का भी गैप है, तो 30 लोग अगर एक बहुत लाइन लंबा में हो खड़े जाता हैं, तो इट इज़ नॉट अ ट्रैफिक जाम, बट इट इज़ कि उस ऑल्टीट्यूड पे हर किसी की स्पीड स्लो हो जाती है, और उस स्पीड पे आगे वाले की स्पीड को मेंटेन करते हुए हमें चलना, वो वहाँ पे, और उस टाइम पे क्लाइंबर्स भी ज़्यादा थे। एक ही विंडो में हर कोई क्लाइंब किया था। इस साल भी यही हुआ था, 247 लोगों ने एक साथ एक ही दिन में सबमिट किया था। तो इस बार भी वैसी एक फ़ोटो आई थी, 2026 में भी ऐसी एक फ़ोटो रिलीज़ हुई थी, बट हम उसको ट्रैफिक जाम नहीं बोल सकते। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, मतलब आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे ट्रैफ़िक या ऐसा कुछ? नहीं, एंड उस टाइम पे क्या-क्या मतलब दिमाग में चल रहा होता है? मतलब सेफ्टी एंड 3-4, 5-7 लोगों जैसा मैंने किया है फेस, उससे ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि माउंट मनासलू में ही हुआ था, और हमें ऐसे, और एवरेस्ट में भी हुआ था कि एक पूरा का पूरा वॉल हमें क्लाइंब करना है। अब वॉल पे क्या है कि पूरी रोप है, उस रोप पे जब तक एक पर्सन पूरा ऊपर नहीं पहुंच जाता, दूसरा उस पे अगर चढ़ता है, तो इट इज़ अ रिस्क कि रोप निकल सकती है, एंकर निकल सकता है ऊपर से। तो वो हुआ था एवरेस्ट में, माउंट एवरेस्ट में, उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास भी हैं। तो उस 90 डिग्री की वॉल पे क्लाइंब करना है, और आपके साथ जो भी आगे लोग हैं, उन लोगों को एक-एक करके हर कोई उस वॉल को क्लाइंब करेगा। इतनी लंबी भी वॉल है, आइस की वॉल है, तो उसको क्लाइंब करने में उसको कुछ तो टाइम लगेगा, 2 मिनट, 3 मिनट। तो हर आपके आगे अगर 4 लोग हैं, तो उन 4 लोगों को 2-2 मिनट आप गिनो, तो 8 मिनट तो आपको खड़े रहना पड़ेगा, 8 से 10 मिनट। उसके बाद आपकी बारी आएगी, फिर आप क्लाइंब करोगे। तो उसको हम ट्रैफिक जाम नहीं बोल सकते ऐसी सिचुएशन में। तो वो चीज़ मैंने वैसे फेस किया, बट वो हिलेरी स्टेप वाला पैच नहीं फेस किया, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पहुँच गई थी, और मेरे से आगे सिर्फ मैंने बताया 2 ही लोगों ने क्लाइंब किया था, तो वो दोनों डिसेंड हो चुके थे उस टाइम तक। तो मेरे आगे कोई भी नहीं था, मैं और मेरे शेरपा ही थे, तो हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मैम सबमिट जब पुश होता है तो हमेशा मतलब रात का टाइम ही क्यों चूज़ किया जाता है? आई मीन दिन भी होता है बट ओ रात ही क्यों? उसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि रात को वेदर स्टेबल रहता है। हुँ, हुँ। दूसरा रीज़न कि रात को स्नो जो है वो थोड़ी हार्ड रहती है। टेम्परेचर की वज़ह से स्नो थोड़ी हार्ड हो जाती है। दिन में सन होता है, सन की वज़ह से गर्मी होती है, गर्मी की वज़ह से स्नो थोड़ी सॉफ्ट होती है, मेल्ट होती है। कहीं पे अगर कोई कॉर्निस है, या फिर कोई अ, एवलांच भी ट्रिगर कम होते हैं नाइट में, या फिर अ, कोई ऐसा पैच है जहाँ पे सॉफ्ट स्नो है, तो वो थोड़ा दब जाएगी। टेम्परेचर की वज़ह से वो थोड़ा दब जाएगी, आपको चलना ईज़ी हो जाएगा। सॉफ्ट स्नो में आप जब क्रैम्पॉन्स पहन के चलते हो, तो आप
जितना स्टेप लेते हो, आप बड़ा स्टेप भी ले रहे हो तो वो वापस से आके 70% तक आप पीछे आते हो, फिर वापस से आपको दूसरा स्टेप लेना है, वो वापस 70, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बट नाइट में क्या होता है, नाइट में वो थोड़ी हार्ड होती है, आपके क्रैम्पन्स उसमें अच्छे से अटक रहे हैं, आप इज़िली आगे बढ़ पा रहे हो। तो ये 2-3 रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से नाइट में हम लोग क्लाइंब करते हैं। और माउंट एवरेस्ट में तो इवन बेस कैंप से कैंप 1 की जो जर्नी है वो भी हम ओवरनाइट में ही लेते हैं, क्योंकि खुम्बू आइसफॉल जो है वो बहुत ही रिस्की ज़ोन है, डेथ ज़ोन है। उसमें बहुत सारे क्रेवासेस हैं। तो वहाँ पे भी यही रीज़न है कि दिन के टाइम पे आइस सॉफ्ट हो जाती है, सन की वज़ह से आइस पीसेस टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, गिरने के, आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और नाइट के टाइम पे वो हार्ड रहते हैं, तो क्रेवासेस कम खुलते हैं, जो अगर हिडन क्रेवास भी है तो वो उसके खुलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आइस हार्ड हो चुकी है, हम टाइट उस पे रहती से होगी। ईज़िली क्रॉस कर सकते हैं। दिन के टाइम पे वो हिडन क्रेवासेस भी खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इसीलिए हम लोग नाइट में उसको क्रॉस करते हैं। सबसे मेन रीज़न तो वेदर का ही है, वेदर और टेम्परेचर का। वेदर नाइट में स्टेबल रहता है और टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए आइस थोड़ी हार्ड, स्नो जो है वो फ्रेश स्नो भी हो तो वो थोड़ी हार्ड होती है। हम जनरली क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक माउंटेनियर के लिए अगर वो एक माउंटेन क्लाइंब कर रहा है और इफ दे आर गोइंग टू क्लाइंब अबव 8000 मीटर्स? रिक्वायरमेंट्स इसकी आपको गियर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी गियर्स हम यूज़ करते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन-कौन से गियर्स यूज़ कर रहे हो, कैसे उसको यूज़ करना है परफेक्ट वे में, ताकि आपको जब आप क्लाइंब कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए, या आपकी जो स्पीड है वो, अगर आपको गियर की नॉलेज नहीं है और आप फ्रेशली वहाँ पे जाके जो ट्रेनिंग सेशन में नॉलेज ले रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। दूसरा कि फिजिकल फिटनेस इज़ द मैंडेटरी थिंग, साथ-साथ फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ इसलिए होनी चाहिए कि जब मैंने जैसे बताया कि जब हम चल रहे हैं कंटिन्यू 48 आवर्स, कभी-कभी 56 आवर्स भी हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ स्पीड और बिकॉज़ ऑफ, जैसे आपने बोला कि वो वहाँ पे लंबी लाइन लग गई थी, तो वैसी सिचुएशन में 48 के 56 आवर्स भी हो जाते हैं। तो 56 आवर्स कंटिन्यू आपको चलना है, आपको खड़े रहना है, आप उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे हो जहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन की कमी है। तो वैसी सिचुएशन में आप फिजिकली तो थक जाते हो एक मोमेंट पे, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आप थक गए हो लेकिन आप कर सकते हो। मेंटल आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपके पाँव अगर जवाब दे रहे हैं तो, लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो वो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यही है कि आपको गियर्स की नॉलेज होना चाहिए, आपको ऑल्टीट्यूड का नॉलेज होना चाहिए कि कितने ऑल्टीट्यूड पे कितना एक्लिमेटाइज़ेशन आपको करना है। हुँ। और उसके बाद आपकी बॉडी की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप एक्लिमेटाइज़, अगर आपकी बॉडी प्रॉपर हो रही है तो नहीं हो रही है तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उससे पहले आपको कुछ माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते हैं। जैसे आपने 8000 की बात की, तो 8000 से पहले हमें 6000 मीटर्स के माउंटेन्स क्लाइंब करने चाहिए, 7000 मीटर्स के माउंटेन क्लाइंब करने चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि 6000 पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, 7000 मीटर्स पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। 7000 से ऊपर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, और जब आप 8000 पे जा रहे हो तो आपको उतनी, एटलीस्ट उतनी नॉलेज है कि 7000 अबव आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, तो आप 8000 के लिए प्रिपेयर हो पाते हो। तो इतनी नॉलेज एटलीस्ट आपके पास आपके लिए होनी चाहिए, आपकी बॉडी के लिए होनी चाहिए। फिर गियर्स की नॉलेज होनी चाहिए, गियर्स के साथ-साथ क्या-क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए, एवलांच जैसे आपने बोला, तो आप एवलांच में कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे? अपनी तरफ से तो फिर भी हम प्रोटेक्ट, वो एवलांच कैसा भी है लेकिन हम तो अपनी तरफ से प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं ना। तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कि कोई और उस सिचुएशन में फँस गया तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इंस्टेंट रिएक्शंस, मतलब इंस्टेंट हमें कैसे अपने मतलब कोई भी सिचुएशन आ रही है तो उसमें क्या डिसीजंस लेने हैं, वो सब चीज़ों के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। आपके एक्सपीरियंस में मतलब जितना भी आपने माउंटेन क्लाइंब किया है, क्या-क्या आपकी लर्निंग रही अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स? अ मैंने तो हमेशा यही सीखा है माउंटेन्स से कि माउंटेन्स वहीं पे हैं, अगर हम अपनी लाइफ सेव करते हैं, तो हम दोबारा माउंटेन्स में जा सकते हैं, माउंटेन्स कहीं नहीं जाने वाले, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमारे साथ जो हमारे फेलो क्लाइंबर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं डिसेंड कर रही हूँ और वो लोग क्लाइंब कर रहे हैं, तो आई हैव टू गिव देम द वे,
और जितना हो सके हमें डाउन रहना चाहिए, हमेशा बो डाउन करना चाहिए हर किसी के सामने, ताकि अपने अंदर कभी भी घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड कभी भी किसी का आगे नहीं गया है। हमेशा जो जिसने घमंड किया है वो पीछे ही रहा है या उसको हार ही मिली है। हमेशा बो डाउन करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे जो शेरपा है उसके डिसीजन की तो हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा लाइफ सेवर है माउंटेन्स में, जो हम जिसके साथ क्लाइंब कर रहे हैं। तो वो हमारा लाइफ सेवर है, उसकी रिस्पेक्ट सबसे पहले करनी चाहिए हमें। हमारे गियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैम जब आप बीएमसी एंड एएमसी कोर्सेज कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपके क्या-क्या एक्सपीरियंस है और क्या-क्या आपने वहाँ पे सीखा अदर दैन टेक्निकल? जब हम बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं या एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है टीम वर्क। वहाँ पे हमारी जो रोप्स बनाई जाती हैं, हमें पूरी रोप के साथ काम करना है। जब भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग जितने भी गियर्स हमें इन पर्सनल कुछ हमें इक्विपमेंट्स वो लोग इश्यू करते हैं, उसके अलावा के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इन कॉमन हमें इश्यू किए जाते हैं। कि जैसे रोप है, तो पूरी जो हमारी पूरी रोप है, उसको एक साथ 2 रोप इश्यू की जाती है। एवरीडे उस रोप को कैरी करना है, 5-10 किलोमीटर हमें जो भी वॉक करके जाना है, ट्रैक करके जाना है, वहाँ पे हमें उसको लेके जाना है। तो वैसी सिचुएशंस बहुत बार आती हैं। वो सब चीज़ें सीखनी है कि ग्रुप में साथ काम कैसे करना है। ग्रुप के अलावा जब हम कोई भी उस जगह पे पहुँचे, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, तो रॉक पैच पे जब हम पहुँच रहे, तो उस रॉक पैच पे हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, टेक्निकल चीज़ों के अलावा भी। तो और जो वहाँ पे हमारे ट्रेनर हैं, उनकी बात को कैसे हम मतलब वो हमें सिखाते हैं कि जब हम रॉक पेज पे हैं, तो हमें कितनी दूर रॉक से रहना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को वहाँ पे एक्सेप्ट फ्रॉम टेक्निकलिटीज़। टेक्निकल चीज़ें तो सीखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि क्लाइंबिंग में टेक्निकल चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ग्रुप में कैसे काम करना है, हम जब भी फील्ड पे हैं, तो फील्ड पे पेशेंस लेवल सबसे ज़्यादा रखना है। अगर किसी से भी कुछ गड़बड़ हो रही है पूरे ग्रुप में, तो उसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं। उस अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पे हाइपर नहीं होना है कि हाँ भाई तूने क्यों किया, क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी जगह कि ऐसा हो गया है, तो अब हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, उस पे काम करना। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं या एडवांस कोर्स कर रहे हैं। पहली चीज़, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स में हम लोग रॉक क्लाइंबिंग सीखते हैं, रोप से नॉट्स कैसे बनाना है, सेफ्टी नॉट, कौन-कौन सी नॉट्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी नॉट हम कब लगा सकते हैं, वो सब चीज़ें तो सीखते ही हैं। रॉक क्लाइंबिंग के बाद फिर आता है स्नो क्राफ्ट, आइस क्राफ्ट, मतलब आइस में कैसे हम लोगों को क्लाइंब करना है, या हम कौन-कौन से एंकर्स जो है वो आइस में बना सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ नहीं है, हमारे पास कोई सिर्फ रोप है, रोप से हमें अगर किसी को बचाने के लिए जाना है, हम हाइट पे खड़े हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैसे एंकर बना सकते हैं। एंकर किस-किस टाइप के होते हैं, किस जगह पे किस टाइप का एंकर यूज़ होगा। आइस है तो आइस में किस टाइप के एंकर हम बना सकते हैं। स्नो है तो स्नो में कौन-सा बेस्ट एंकर रहेगा, वो सब चीज़ें तो हमें सिखाई जाती है। गियर्स की नॉलेज तो हमें दी ही जाती है। उसके साथ-साथ अ, मतलब माउंटेन्स में हमें कैसे एक्लेमेटाइज़ करना है, ये सिखाया जाता है। फिर किस-किस टाइप के रॉक्स होते हैं, किस ग्लेशियर में किस टाइप से मूव करना है। अगर हमारा जो टीममेट है, अगर कोई फॉल हो रहा है, तो उसको अरेस्ट कैसे करना है। ये सब चीज़ें बेसिक में बेसिक सिखाई जाती हैं, फिर एडवांस में उसका हायर लेवल सिखाया जाता है, और वो सब हमसे करवाया भी जाता है। परफ़ॉर्म भी हम लोग खुद करते हैं। वो लोग सिर्फ़ हमें असिस्ट करते हैं, और असिस्ट करने के बाद असेसमेंट करते हैं कि हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और लास्ट में उसका एक टेस्ट भी लेते हैं वो लोग, एग्ज़ाम लेते हैं। और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नॉलेज भी वो लोग देते हैं कि माउंटेन्स में जैसे पास है, रिज क्या है, पास क्या है, शोल्डर क्या है, कॉल क्या है, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं, जो हम अब इन जनरल लोगों को नहीं पता कि माउंटेन की भी बहुत सारी टर्म्स हैं,
वो सब टर्म्स भी, टेक्निकल के अलावा वो सब टर्म्स भी हमें सिखाई जाती है, ताकि वहाँ पे जब हम माउंटेन में जा रहे हैं, तो हम लोग खुद की सेफ्टी के लिए उस चीज़ को यूज़ कर सकें। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जब हम रोटेशन से रिटर्न आ रहे थे, रोटेशन करने के बाद कैंप 3 टच करके वापस रिटर्न आ रहे थे, तो कैंप 1 एंड बेस कैंप के बीच में हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे। हमने सोचा था कि लंच हम बेस कैंप पे जाके करेंगे, 12:30-1 बजे तक हम लोग बेस कैंप पहुँच जाएँगे आराम से और वहाँ जाके लंच करेंगे। लेकिन आते-आते बीच में एक क्रेवास था और उस क्रेवास पे जब हम जा रहे थे तो लैडर लगी हुई थी। जब हम वापस आए तो हमने देखा कि वहाँ पे लैडर ही नहीं है और पूरा क्रेवास बड़ा हो गया है। अब हम उसको क्रॉस कैसे करें? जंप भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते और जहाँ पे हम खड़े थे उस क्रेवास के पास, इट इज़ नॉट अ सेफ ज़ोन। तो हम क्या करें? हम पीछे गए, एक ग्राउंड ढूँढा। ग्राउंड मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकें या खड़े रह सकें। वैसे एरिया को फुटबॉल ग्राउंड बोलते हैं वहाँ पे। ओके। तो वैसा एरिया हमने ढूँढा, सेफली हम लोग वहाँ बैठे, वहाँ से मैसेज नीचे पास ऑन किया कि हम लोग यहाँ पे स्टक हुए हैं और ऐसे-ऐसे इश्यू हुआ है। पूरा का पूरा लैडर ही टूट के अंदर चला गया है क्रेवास में और क्रेवास बढ़ गया है, बड़ा हो गया है। नीचे से पूरी हमने अपनी जो एजेंसी थी उसको मैसेज किया, उन्होंने जो टीम ऊपर सेटअप कर रही थी उनको मैसेज पास ऑन किया और फिर वो लोग आए, उन्होंने पूरा वापस से लैडर लगाया और जो लैडर पहले 2 लैडर लगे हुए थे, अब वो 4 लैडर हो गए थे। इतना बड़ा क्रेवास हो गया था, बढ़ गया था। तो उन्होंने आए, उन्होंने पूरा सेटअप किया। अभी हम लोग लंच भी नीचे जाके करने वाले थे, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आफ्टरनून में 12-1 बजे पहुँचने वाले थे और हम पहुँचे हैं रात को 9 बजे। तो हमारे पास फूड नहीं है, हमारे पास पानी भी खत्म हो रहा है, बट देन आल्सो वी हैव टू सर्वाइव एंड सर्वाइव ऑन अ आइस पैच। आइस का पीस है बड़ा-सा, मतलब ग्राउंड जैसा, बट वो आइस है पूरा, उस पे सर्वाइव करना है। तो 12 घंटे, जो हम 5 घंटे में पहुँचने वाले थे उसकी जगह हम 12 घंटे वहाँ पे स्टक हुए हैं। जैसे ही वो पैच खुला है, अंधेरा हो गया है, हमारी टॉर्च जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, फिर भी हम लोगों को मूव करना है। तो वो सब पेशेंस और वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ से सीख के जाते हैं और सीखने के बाद उसको अप्लाई कहीं न कहीं हम ऑलरेडी कुछ माउंटेन्स में कर रहे हैं, तो वो सब वहाँ पे काम आता है हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो ये सब हमने बेसिक और एडवांस कोर्स में सिखाया जाता है। कि अगर जैसे क्रेवास में सपोज़ अगर जैसे आपकी टीम है, आप जा रहे हो, तो क्रेवास तो डेंजर है ही। कभी भी टूटे किसी को भी पता नहीं है। तो सेफ्टी मतलब उसमें कैसे रहती है कि क्रेवास का अगर लैडर गिर जाए फिर? उसमें लैडर जो है, लैडर के दोनों साइड में रोप किया जाता है हुँ, हुँ। और उस रोप पे हम लोग अपना सेफ्टी एंकर लगाते हैं। तो और फिर उसके बाद उस रोप को पकड़ के हम लोग बीच में बैलेंसिंग, लैडर के ऊपर बैलेंसिंग करते हुए क्रेवास को क्रॉस करते हैं। अगर ऑन वे लैडर टूट जाता है, तो हमारा सेफ्टी एंकर, अगर जब तक रोप जो है वो नहीं निकल रहा है, तब तक हम सेफ हैं, हम लटक जाएँगे। कहीं न कहीं कुछ हद तक हम नीचे जाएँगे। लेकिन बाहर आना, जब तक वो रोप नहीं टूटी है, तब तक बाहर आना इज़ पॉसिबल। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है? इतनी सारी डेथ्स होती हैं माउंट एवरेस्ट के टाइम पे, फिर भी लोग वहाँ पे जाते हैं, मतलब उनका एक सपना रहता है कि वहाँ पे जाना ही जाना है। और हर किसी का अपना अलग वे ऑफ थिंकिंग होता है। कुछ लोग जैसे बताऊँ तो मैंने जो सुना है माउंट एवरेस्टर्स से ही, तो जिन्होंने छोटी पीक पे सनराइज़ देखा, उनको ब्यूटीफुल लगा, फिर वो उससे हायर पे गए, वहाँ से देखा, उनको और ब्यूटीफुल, तो उनके दिमाग में आया कि हमें क्यों ना हम टॉप पे से करें। मेरा सपना, जैसे मैंने बताया कि मुझे वो अचीव करना था, मेरे लिए वो एक गोल्ड मेडल था। तो मैं उस रीज़न से वहाँ गई थी। तो हर किसी का अपना एक अलग वे में एक ड्रीम रहता है कि वो क्यों उस चीज़ को करना चाहता है। बेशक हमारे को पता है कि वहाँ पे डेथ ज़ोन है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमारी इवन मैं जब माउंट एवरेस्ट के लिए मेरे घर से निकल रही थी 1 अप्रैल 2023 को, तो मेरे को भी मेरी मदर को ये बोल के जाना पड़ा कि मम्मी कुछ भी हो सकता है, बस भगवान से प्रे करना कि मैं सही सलामत वापस आऊँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि मैं ना भी आऊँ। तो वो सिचुएशन घर पे भी एक्सप्लेन करके फिर जाना पड़ता है। बाकी वहाँ पे माउंटेन्स में कुछ भी हो सकता है, फिर भी ड्रीम को पूरा करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। अभी सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, अगर आप लगाओ बाइक रेसिंग के जो गेम्स है, कार रेसिंग के जो गेम्स है, वो भी डेडलीएस्ट ही हैं।
छोटा-सा पत्थर भी सामने आया, कुछ भी हो सकता है। जो पायलट्स हैं, गेम तो छोड़ो, पायलट है, उसकी लाइफ भी एक डेंजर में ही है हमेशा। तो ऐसे करके डेंजर तो हर एक फील्ड में है, लेकिन आप उस फील्ड से जब आप प्यार करने लग जाते हो, माउंटेन्स इज़ माय लव। जब आप 8000 मीटर के हाइट को, एल्टीट्यूड को वापस आप नॉर्मल लाइफ में आते हैं, तो वो ट्रांजिशन कैसा होता है? मतलब ईज़ी होता है या फिर थोड़ा-सा? टफ होता है थोड़ा, क्योंकि जब हम हाई ऑल्टीट्यूड से इतने एकदम से ठंडे से और हम सी लेवल पे आ रहे हैं, तो और दूपर दूसरा कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी एक्सर्शन वहाँ पे हुआ होता है वो इतना फील नहीं होता है बिकॉज़ ऑफ द वेदर कंडीशंस। हुँ, हुँ। लेकिन जब हम जैसे ही वो वही मतलब बॉडी लेके वापस से सी लेवल पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन फील होता है हमें, बॉडी में बहुत ज़्यादा डाउननेस फील होती है। और दूसरा कि एकदम से माइनस टेम्परेचर से जब हम प्लस में 40-35 डिग्री हुँ। पे आते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए इज़ नॉट गुड। तो हमें उसमें थोड़े दिन तक मतलब बॉडी को वापस से एडेप्टेशन में लेके आना पड़ता है। जब भी आपको तो पता है कि जब भी हम किसी भी एक टेम्परेचर पे या वेदर में रह रहे हैं और उससे जब हम दूसरे वेदर में जाते हैं, तो बॉडी को एडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो हुँ। वही चीज़ हमारे साथ होती है कि जब हम कंटिन्यू 2 महीने तक या 1 महीने तक माइनस टेम्परेचर में और वापस से हम फिर सी लेवल पे आके प्लस टेम्परेचर में आ रहे हैं, तो बॉडी को एडेप्टेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। उस चीज़ को एडॉप्ट करवाना हमें पड़ता है और उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और बॉडी को रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बॉडी नीड्स अ रिकवरी। ओके एंड मैम, ये तो माउंटेन की बात हुई, उसके बाद भी आप रुके नहीं, आपने बड़ौदा से लंदन तक पैडल किया। सो ये आइडिया कहाँ से आया एंड व्हाट वाज़ टफ? आई मीन 8000 मीटर क्लाइंब करना या फिर ये बड़ौदा से लंदन वाला? माउंट एवरेस्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पे हमें पता है कि अगर हम जा रहे हैं तो इट्स नॉट श्योर कि हम वापस आएँगे। इंडिया टू लंदन की जो जर्नी थी, उसका जो आइडिया था वो मुझे माउंट मनास्लो, जैसे मैंने बताया एवलांचेस हुँ, आ हुँ। रहे हैं, बेस्ट वेदर है क्लाइंब का, बट उसमें भी क्लाइंब नहीं हो पा रहा बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर, स्नोफॉल हो रहा है, अनसीज़नल स्नोफॉल हो रहा है। तो वैसी सिचुएशंस में अ जब मैं उसको फेस करके आई थी, मेरा सबमिट नहीं हुआ था बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर और मुझे वापस वहाँ पे उस सिचुएशन में कैंप 3 पे 4 डेज़ के लिए स्टक हो गई थी, 7000 अबव मीटर्स की हाइट पे, और वहाँ पे एवरीडे स्नोफॉल हो रहा है, टेंट को झाड़ रहे हैं, फूड नहीं है, फूड हमारे पास लिमिटेड है, उस लिमिटेड फूड को हमें 4 दिन चलाना है। वो वो सब क्यों हो रहा है? बिकॉज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अभी आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा डिज़ास्टर आ रहा है। तो तभी डिसाइड किया था कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम ना कर पाएँ, लेकिन स्टॉप तो कर सकते हैं वहीं की वहीं। हुँ, हुँ। जितना लेवल पे है उस लेवल पे स्टॉप तो कर सकते हैं, और सिर्फ हम नहीं कर सकते बट उस मैसेज को तो स्प्रेड कर सकते हैं। तो जब मैं एवरेस्ट के बाद हॉस्पिटलाइज़ थी 1 एंड हा मतलब 1 सवा महीना, तो उस टाइम पे दिमाग में आया कि अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो एवरेस्ट था। मनासलू 2022 में ही किया। तो उसके बाद दिमाग में आया कि अब कुछ करना चाहिए। तो तब हॉस्पिटल से ही सोचना शुरू किया कि क्या कर सकते हैं इस मैसेज को, और ये मैसेज जो है वो ग्लोबल मैसेज है, नॉट ओनली इंडिया के लिए। तो ग्लोबल के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, तो धीरे-धीरे सर्च करना शुरू किया, तो देखा कि पुराने ज़माने में कलकत्ता से इंग्लैंड हुँ। बस चलती थी। फिर और सर्च किया तो पता लगा कि आज के टाइम पे भी लोग गाड़ी से और बाइक से इंडिया से लंदन जा रहे हैं। तो फिर सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते, और करें तो कैसे करें? जिससे हम ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज जो मैसेज है हमारा, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। तो साइकिल इज़ द बेस्ट थिंग, जिसमें हम एवरीडे 100-150 से ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, और जितने भी लोगों को मिलेंगे उन लोगों को हम अपना मैसेज भी पास कर सकते हैं, हर एक कंट्री में ट्री प्लांटेशन भी कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में भी वो मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो चीज़ वहाँ से दिमाग में आई थी, और फिर बट फ्रॉस्ट बाइट था तो 6 महीने तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो सोचते रहे क्या कर सकते हैं, प्लानिंग की। वो 6 महीने जब हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो 6 महीने हमने प्लानिंग की कि हम कैसे इस
प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंडिया टू लंदन के। और अगर एग्जीक्यूट भी करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक डे टू डे का प्लान होना चाहिए, एग्जैक्ट डेज हमारे पास फिक्स होने चाहिए कि हम इतने दिनों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हर एक कंट्री की भी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किस कंट्री में किस रूट से हम जा सकते हैं जो हमारे लिए सेफ हो, अच्छा हो। क्योंकि इंडिया में तो हर 30, 40, 50 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। अदर कंट्रीज़ का क्या, हमें कुछ भी नहीं पता, टेरेन नहीं पता। टेरेन के अलावा हमें ये नहीं पता कि नेक्स्ट सिटी में हमें या गाँव में हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फूड है तो फूड हम कैसे करेंगे मैनेज? हमें तो सिर्फ़ इतना था कि यहाँ से जो चाइना से शुरू होगा, हमें वेजिटेरियन फूड चाइना में कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ आगे की 1-2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा। हमें ये थोड़ी ना पता था कि चाइना से लेके यूरोप तक हमें कुछ भी वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा। तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर किया था खुद को। तो एक-एक माइनर से माइनर चीज़ पे हमने स्टडी करना शुरू किया। फिर देखा कि जो लोग गए हैं वो कौन से रूट से गए हैं, क्या वो रूट हमारे लिए एफ़िशिएंट है या नहीं है, वो सब चीज़ें भी स्टडी की। फिर वो रूट हमारे लिए एफ़िशिएंट नहीं था तो हमने अपने लिए दूसरा रूट बनाया, क्योंकि हमें साइकिल से जाना था और वो लोग गए थे चाइना से, वो लोग सीधा कज़ाकिस्तान निकले थे, फिर कज़ाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान। तो उन लोगों को कज़ाक क्रॉस करना इज़ नॉट टफ, क्योंकि वो 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे थे, उनके पास मोटर बाइक थी। और हम जो थे, हम साइकिल पे थे, तो हमारे पास कज़ाक हमें सिर्फ़ 14 डेज़ का वीज़ा एंट्री, मतलब क्या बोलते हैं, एंट्री वीज़ा देता है। तो हम वहाँ 14 डेज़ में हम पूरा कज़ाक क्रॉस नहीं कर सकते थे, और चाइना का हमारे पास 30 डेज़ का ही परमिट था, तो चाइना से हमें कज़ाक जाने के लिए और डिस्टेंस कवर करना पड़ता। हम लोगों ने उस हिसाब से हमारा रूट जो था, यहाँ से नेपाल, नेपाल से चाइना, चाइना का हमने तिब्बत और ज़िंगज़िंग वाला पोर्शन लेके वहाँ से किर्गिस्तान हम लोग एंटर हुए। क्योंकि किर्गिस्तान से ही हमारे पास एक सूटेबल टाइम था जिसमें हम लिमिटेड टाइम में हम लोग किर्गिस्तान एंटर कर सकते थे। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है चाइना में, तो वो वहाँ से हम लोग किर्गिस्तान एंटर हुए। किर्गिस्तान का तो बहुत शॉर्ट पैच हमें कवर करना था। हमारे पास 1 मंथ का वीज़ा था, लेकिन हमने, वो बहुत शॉर्ट पैच था, तो हमने विदिन अ वीक 10 डेज़ हमने कवर किया। और उज़्बेकिस्तान का हमारे को पता था कि हमें वीज़ा लंबा मिल सकता है 1 महीने का, तो 1 महीने में हम लंबा पैच कवर कर सकते हैं। तो हमने उज़्बेकिस्तान एंटर किया। उज़्बेकिस्तान से अंदीजान से हम लोग एंटर हुए, और वहाँ से फिर हम लोगों ने पूरा उज़्बेकिस्तान ट्रैवर्स किया। ताशकेंट, समरकंद, बुखारा, फिर वहाँ से नुकुस, और नुकुस से फिर आगे क्रॉस करते हुए फिर हम लोग कज़ाक का हमने शॉर्ट पैच लिया, जो हम लोग 10 टू 12 डेज़ में कवर कर सकें, और जिसमें हमें अगर ब्रेक भी लेना हो, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ एक ब्रेक तो लेना पड़ता है, जो 4-5 डेज़ का, जिसमें हम लोग बॉडी को रिकवरी दे सकें, साइकिल और व्हीकल को भी मेंटेन कर सकें। अभी कंटिन्यू साइक्लिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारी बॉडी को भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, और जो 1 डे रेस्ट ले रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं हम लोग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में सेशंस ले रहे हैं बच्चों के साथ, तो हमें प्रॉपर एक जो रेस्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो बॉडी को रिकवरी टाइम चाहिए, व्हीकल को भी थोड़ा रिकवरी टाइम चाहिए, साइकिल को भी हमें मेंटेन करना है। एवरीडे तो जो हम रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी हमें अच्छे से उसको चेक करना, वो सब। तो आफ्टर 1 और 2 मंथ्स हम लोग एक ब्रेक लेते थे 4-5 डेज़ का, तो वो हमने कज़ाक में प्लान किया। फिर कज़ाक में हम लोग एंटर हुए, और हम लोगों को जो मेन सिटी आई, वो सिर्फ़ एक ही आई, अतराउ। हमें कुछ भी नहीं पता था, मतलब बहुत अच्छे लोग हमें इस जर्नी में मिले। हमने इसको पूरा का पूरा ऐसे प्लान किया कि हमें कहीं पे भी स्पेशली ये जो वीज़ा एक्सटेंड ना हो हमारा, क्योंकि एक्सटेंशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो पूरा का पूरा 6 महीने तो सिर्फ प्लानिंग ही प्लानिंग में गया हमारा इस चीज़ के लिए। उसके बाद भी स्टडी करनी पड़ी कि और क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं, कि जिसको हम अभी से यहाँ से ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के अंडर में हमने पूरा उसको प्लान करके 6-7 महीने, फिर जैसे ही मेरा ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन होने के बाद आफ्टर 15 डेज़ जब फिंगर्स के स्टिचेस खुले, फिर मैंने वापस से साइक्लिंग की जर्नी शुरू की। क्योंकि डॉक्टर ने और मेरी मदर ने भी बोला कि जब तक फ्रॉस्ट बाइट का ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है। मैं अगर रनिंग या वर्कआउट कुछ भी कर रही हूँ, तो इसमें स्वेटिंग जाएगा, स्वेटिंग की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। वर्कआउट करती थी, बट नॉट उतना एक्सट्रीम वाला नहीं कर पाती थी, स्वेटिंग ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है।
तो वो चीज़ें मैनेज करनी थी, तो उस टाइम पे ये सब किया। हम फाइनली अगर आपको एक मैसेज देना हमारे व्यूवर्स को कि अगर कोई 8000 मीटर जैसे कोई प्रॉब्लम्स है या फिर लाइफ आई मीन इवेंट से अगर कोई जा रहा है तो उसको कैसे फेस करेगा? मैसेज जो ये है कि फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ आपकी मेंटल फिटनेस इतनी बढ़ाओ कि आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है, तो आप उस सिचुएशन को या तो इंस्टेंट उसके लिए एक्शन ले पाओ, और अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आपके साथ जो गाइड है अगर वो कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओ। तो हर एक तरीके से आपको, अगर आप 8000 मीटर्स की हाइट पे जा रहे हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन ऑल वेज, हर तरीके से। अगर आपके सामने डेथ सिचुएशन आ रही है, आप उसको भी फेस कर पाओ, या कोई और डेथ हो रहा है तो आप उसको भी फेस कर पाओ। आप घबरा के वहाँ पे उस चीज़ को क्विट ना करो, इतना प्रिपेयर खुद को करो। और 8000 मीटर्स के लिए तो इतना ही होना चाहिए कि आप फिजिकली, मेंटली हर तरीके से प्रिपेयर होके ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जब सब कुछ आपके हाथ में ना होते हुए भी नेचर के हाथ में होता है, तो उसको भी आप फेस कर पाओ। सपोज 8000 मीटर तो हम माउंटेनिंग वे में बात कर रहे हाँ। हैं, लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल मेरे लाइफ में अगर ऐसा कुछ उतना बड़ा हो आ रहा है जो मैं फेस कर रहा हूँ या फिर उससे निकलना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं अपने आप को कैसे रखूंगा, कैसे फेस करूंगा उस चैलेंजेस को? अ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी की लाइफ का एक माउंट एवरेस्ट अलग होता है। जैसे मेरी लाइफ में तो माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स का माउंट एवरेस्ट है। बट एक अगर हम बात करें बेसिक पर्सन से, तो अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी लाइफ का माउंट एवरेस्ट, मतलब उसका गोल एक अलग होगा, और वो गोल उसके लिए माउंट एवरेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें आप कुछ भी करो, कोई भी फील्ड में जाओ, हेल्थ इज़ मैंडेटरी। सबसे पहली चीज़, अगर आप हेल्दी हो, तो आप कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी जो मतलब क्षमता है, वो 80% तो वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो। अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, तो आप कंसंट्रेट चीज़ों में ज़्यादा कर पा रहे हो। आपने एक चीज़ अगर सुनी है तो मेरे हिसाब से कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो ना, तो आपकी एक कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ जाती है स्पोर्ट्स से, क्योंकि आप उस चीज़ में, स्पोर्ट्स में फोकस कर रहे हो, आप उतना टाइम उसको दे पा रहे हो, और उतने आप फिटनेस के साथ-साथ आपका माइंड जो है कहीं न कहीं काम होता जा रहा है। तो कामनेस और फिटनेस के साथ-साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है। तो आपकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होनी चाहिए, और आपका जो ड्रीम है, उससे आपका ध्यान नहीं भटना चाहिए। तो हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में फिटनेस इज़ मैंडेटरी। फिटनेस होना, हेल्दी होना इज़ मैंडेटरी। अपने आप को फिट रखो, और खुश रहो, आबाद रहो। बिल्कुल मैम। ओके मैम, इन लास्ट वी आर गोइंग टू डू अ रैपिड फायर राउंड। स्टार्ट करें? ओके। एवरेस्ट या K2? एवरेस्ट। ओके। समिट और सेफ डिसेंट? सेफ डिसेंट। ओके। मोस्ट अंडररेटेड माउंटेन? अंडररेटेड माउंटेन। ओके। वन माउंटेन दैट स्टिल scares you? अमाडब्लम। Amadablam. Okay. One piece of gear you can never compromise on? ऑल माय गियर्स। One myth about mountaineering that needs to wear off now? माउंटेनियरिंग के लिए लोगों की मिथ है कि पैसा है तो आप अचीव कर सकते हो, बट माउंटेनियरिंग इज़ नॉट दैट फील्ड। माउंटेनियरिंग में पैसा चाहिए, बट पैसे से अचीवमेंट नहीं होती है। बिल्कुल। Okay. One word for Everest. ड्रीम। Okay. Fear. फियर, डेथ। Okay. Death zone. हिलेरी स्टेप। Okay. Avalanche. एवलांच इज़ सेकंड नेम ऑफ डेथ। Okay. Home. Home. होम। होम, पीस, Okay. माउंटेन्स। ठीक। अब जैसे कि हमने पॉडकास्ट का थीम रखा था कि लाइफ अबव 8000 मीटर। सो आई मीन आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि लाइफ अबव 8000 मीटर्स आपको लाइफ बिलो 8000 मीटर कैसी लगी? लाइफ अबव 8000 मीटर्स इज़ अ डेथ ज़ोन। तो जान को हथेली पे लेके चलना है।
लाइफ बिलो 8000 मीन्स 8000 अबव मीन्स मैं बोलना चाहूंगी कि 7500 से अबव ही लाइफ एक डेथ जोन है, आप हथेली पे जान लेके जा रहे हो। और बिलो 8000 इज ऑल्सो वेरी रिस्की इन माउंटेन्स, क्योंकि एवलांच उससे नीचे भी आ सकता है। और कई बार 8000 नीचे के जो माउंटेन्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। बिलो 8000 मीटर्स वाले जो माउंटेन्स हैं, 7000 और 7000 से बिलो, जैसे मैंने बोला है कि आपने बोला कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बोलना चाहो, तो मैंने अमरडबलम बोला। तो अमरडबलम इज़ वेरी टेक्निकल, इज़ वेरी रिस्की। तो ऐसे बहुत सारी 8000 से नीचे की पीक्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं, डेडलीस्ट हैं। वो तो बट वो 8000 में नहीं आती है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू फॉर सो मच। thank you for coming to our podcast. Thank you for everything you shared today, your experience. जो भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, व्यूअर्स देखेंगे, उनको नए नए एक्सपीरियंस जितने उन्होंने सुना, अगर वो माउंटेनिंग के लिए आगे जा रहे हैं तो ये सब बातों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर दिस। पीडब्ल्यूपी पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, मतलब आपने आपका होमवर्क अच्छे से किया था, और उसके बाद आपने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे, मुझे अच्छा लगा कि आपने इतनी डीप तक उस चीज़ के बारे में, उस फील्ड के बारे में स्टडी की, जो मतलब बहुत लोगों को नहीं पता। वैसे क्वेश्चंस आपने पूछे मेरे से, और मैं उन चीज़ों के बारे में लोगों को बता पाई। तो ऐसा लगभग हर एक किसी को करना चाहिए कि जब कोई आपके पास गेस्ट आ रहा है, तो उस गेस्ट के बारे में आपके पास पूरा नॉलेज हो, और आप उस नॉलेज के बेस पे उससे डीप से डीप क्वेश्चन पूछ सको। ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, Thank थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियो मिनिमम से मिनिमम एक इंडिविजुअल को ज़रूर शेयर करना है, जिससे हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को, या जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जिसने देखा हो, उसको एक नया कुछ पर्सपेक्टिव मिले, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। और दूसरा, आपको ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से, स्पोर्ट्स के नए नए इंडिविजुअल को बुला के, उनके बारे में जान के, और उनसे कुछ नई इनसाइट्स निकालने के। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।